जय हिंद एस्पिरेंट्स। दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में चंद इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज लेंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड आई अश्योर यू बाय द टाइम वी एंड दिस वीडियो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमें यहाँ पर पूछा गया है कि हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, थोड़ा बहुत मैं आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भारत सरकार के वकील हैं। जब हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव लेकर जाते हैं, जो कि हमारे लिए वहां पर खड़े होकर कोर्ट में ना केस लड़ेगा। तो सिमिलरली भारत सरकार का केस जहां कहीं पर भी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर किसी भी हाई कोर्ट में हो, देश में कहीं पर भी हो या इवन अब्रॉड में भी क्यों ना हो, भारत सरकार का केस लड़ने के लिए जो अपॉइंटेड वकील है उन्हें हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। सो इसे अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं। नाम नो डाउट कैबिनेट द्वारा ही यहाँ पर प्रेसिडेंट को दिया जाता है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कई बार हम लोकसभा राज्यसभा के एमपीज के लिए देखते हैं ना मिनिमम एज। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल के लिए मिनिमम एज क्या है? 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स या नन ऑफ द अबव। अब देखिए, बात हमने की कि ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नो डाउट बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटीज उनमें होने चाहिए। अब आप एक और डाउट भी पूछ सकते हैं कि सर, मान लो कि साइमल्टेनियसली सुप्रीम कोर्ट और केरला और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में भी भारत सरकार के खिलाफ केस चल रहा है, तो एक पर्सन कहाँ कहाँ अटेंड करेगा? तो इसीलिए हमने किया क्या कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक बॉडी है, एक पर्सन बनता है, लेकिन उन्हें असिस्ट करने के लिए देर आर नंबर ऑफ सोलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन सोलिसिटर जनरल्स एंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अब वो कितने नंबर में होंगे ये भारत सरकार पर डिपेंड करता है, जितनी उन्हें जरूरत सही महसूस लगे वो उतनी करते हैं अपॉइंट। तो सोलिसिटर जनरल्स और एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स मदद करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, ताकि वो भारत सरकार का रिप्रेजेंटेशन लीगल प्रोसीडिंग्स में दे सके। तो मिनिमम एज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 40, 45 या 50 ईयर्स। हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है और ये बिल्कुल मिनिमम एज यहाँ पर कुछ भी क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सर्व्स एज चीफ लीगल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका करेक्ट आंसर इज एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट जरूर करते हैं, लेकिन लीगल एडवाइजर ये भारत सरकार के ही तो हैं। मान लो एक्सीडेंट हो गया, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से पहले मैं अपने वकील के पास जाऊंगा ताकि मैं लीगल एडवाइस ले सकूं कि व्हाट शुड बी माई प्लान ऑफ एक्शन। तो सिमिलरली चेक्स एंड बैलेंसेस का काम यहाँ पर अटॉर्नी जनरल करते हैं। मेक श्योर करते हैं कि रूल ऑफ लॉ यहाँ पर चल रहा है, और वो बताते हैं भारत सरकार को कि तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से पिटिशंस वगैरह या कुछ जो कुछ भी एडवाइस उनसे मांगी गई है, एक लॉ के दायरे में रहकर उसे किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, ये दरअसल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करते हैं। सो Government of India is the right answer for this. Who can remove the Attorney General of India from office? Is that the President, Prime Minister, Chief Justice of India या Parliament? And the correct answer is actually President. देखिए, कोई भी कार्यकाल यहाँ पर टर्म नहीं दिया गया है। हमने देखा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टाइम फ्रेम में कि भाई 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ऐसा यहाँ पर अटॉर्नी जनरल में कुछ भी है नहीं। हमें बस एक ही लाइन दी जाती है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनसे खुश हैं वो कंटिन्यू करेंगे। प्रेसिडेंट खुश है यानी कि कैबिनेट, जब तक प्रधानमंत्री भारत सरकार उनसे खुश है तब तक वो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। और अगर मान ले कि भारत सरकार उनसे खुश नहीं है, उन्हें लग रहा है कि भाई ही इज नॉट डीम फिट फॉर द पोस्ट एनी मोर, या फिर हमारे पॉलिसीज या आइडियोलॉजीज से वो अलाइन नहीं है, तो नो डाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके उन्हें रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन रिमूवल के लिए, जस्ट लाइक हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए वांटेडली प्रोसेस बहुत ही टफ रखा गया है कि दोनों हाउसेस में जाना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी लानी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट सी बात भी बता दूं कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार रिलेक्टेंट है उन्हें रिमूव करने के लिए, अगर मिसकंडक्ट या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर देखा गया है, तो नो डाउट पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो इम्पीच कर सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस कभी हुआ नहीं। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया एक बहुत ही यूनिक सा सिस्टम फॉलो करता है जहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर काम करते हैं।
मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल भी दिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी के एमपी पहले हैं, देश के प्रधानमंत्री बाद में, क्योंकि वो पहले लोकसभा के एमपी की तरह इलेक्ट हुए, लोकसभा के लीडर ऑफ हाउस वो बने, वही लीडर ऑफ द हाउस जाकर प्रधानमंत्री बन के अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एस्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर रिमूवल भी जो है वो अटॉर्नी जनरल का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों ही होता है, बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करना पड़ता है। अगर वो रिजाइन करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सीट वकेट हो जाएगी। What is the term of office for the Attorney General of India? Is that 4 years, 5 years, 6 years या no fixed term? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अनलाइक जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस या हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं कि 6 इयर्स और 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पर अटॉर्नी जनरल में ऐसा कुछ भी है ही नहीं, फिक्स्ड टर्म यहाँ पर नहीं होता। अभी एग्जाम्पल दूं तो रिसेंटली आर वेंकट रमणी जी को पिछले ही साल अपॉइंट किया गया था एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अग्रीमेंट था, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 साल कंटिन्यू कराएंगे, उसके बीच भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है और उसके बाद अगर उनसे खुश है तो कॉन्ट्रैक्ट को इसी तरीके से पुश भी किया जा सकता है। तो कोई भी फिक्स्ड टर्म यहाँ पर नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पर ही यहाँ पर काम करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें कहीं पर भी मेंशन नहीं दिया जाता कि भाई प्रोसीजर क्या है और ग्राउंड क्या है उनके रिमूवल का। अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्ट 5 का हिस्सा है, पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है और प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो अटॉर्नी जनरल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जो कुछ भी प्रिविलेजेस, जो कुछ भी पावर्स, अथॉरिटी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए गए हैं, उतने ही प्रिविलेजेस, उतनी ही अथॉरिटी, उतने ही पावर्स दरअसल एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी दिए गए हैं। वो चाहे तो लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में भी जा सकते हैं, राज्यसभा के भी प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं और किसी भी पार्लियामेंट के कमिटी में, चाहे वो स्टैंडिंग कमिटी हो या फिर एडहॉक कमिटी, वो वहां पर भी जाके बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। ये बात आप रिमेंबर कीजिएगा। पावर्स उन्हें दिए गए हैं एज एमपी। अब देखिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो बस अपॉइंटेड पर्सन है। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बता दूं तो कॉलोनियल लेगेसी ही आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कह सकते हैं। तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत में लीगल एडवाइस पाने के लिए इस तरीके के बॉडीज को अपॉइंट करती थी और उस वक्त एडवोकेट जनरल उन्हें कहा जाता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई थी, आज जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। अभी करेंटली भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अटॉर्नी जनरल्स हैं। वही गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट की सरकार को भी वकील चाहिए ना। मान लो आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश की स्टेट को नो डाउट सरकार को एक वकील चाहिए, अगर उनके ऊपर भी प्रोसीडिंग्स होंगे तो वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे एडवोकेट जनरल। रिमेंबर दैट अटॉर्नी जनरल इज फॉर इंडिया, एडवोकेट जनरल इज फॉर स्टेट। तो ये कॉलोनियल लेगेसी हमने इसी तरीके से कंटिन्यू की है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं इंडिया के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इज दैट MC सेतलवाड, KM मुंशी, CK धपत्री और HN सन्याल। द करेक्ट आंसर इज MC सेतलवाड। ठीक है, मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाद जी जो थे वो फर्स्ट और लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल थे। लगभग 13 साल उन्होंने कंटिन्यू किया और वो फर्स्ट लॉ कमीशन के भी चेयरमैन रहे हैं। सो लीगल रिफॉर्म्स का जो ये मैंडेट है कंट्री में, वो आप कह सकते हैं कि नो डाउट MC सेतलवाद जी से ही ये चालू होता है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू, ध्यान से पढ़ते हैं, सिट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल। पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, हमने खुद बताया पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव खुद कह रहा है कि आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि भारत सरकार है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे, किसी भी हाई कोर्ट में जाओ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी क्यों ना जाओ, जहां कहीं पर भी भारत सरकार का रेफरेंस है वहां पर वो जरूर जाएंगे। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। पार्लियामेंट में जा सकते हैं, वोट नहीं दे सकते, यूनियन एग्जीक्यूटिव के मीटिंग्स में बैठ सकते हैं, वहां पर भी वोट नहीं दे सकते, और किसी भी कोर्ट ऑफ इंडिया में वो ऑडियंस दे सकते हैं। नो डाउट ये अधिकार उन्हें दिया गया है। हु एक्ट्स एज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल मैटर्स? अब तक जो हम देख रहे थे लीगल मैटर्स वो नेशनल लेवल पर ही थे। इज दैट सॉलिसिटर जनरल, इज दैट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया?
देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो नो डाउट हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। एडवोकेट जनरल इंडिया का नहीं होता, स्टेट का होता है। सोलिसिटर जनरल्स और एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स अटॉर्नी जनरल को मदद करने के लिए होते हैं। सो नो डाउट, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी क्यों ना हो, भारत सरकार का रिप्रेजेंटेशन देना, भारत सरकार से रिलेटेड जो कुछ भी इंटरनेशनल मैटर्स भी क्यों ना हो, लीगल एडवाइस देना, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ही हाथ में है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दैट। The Attorney General can attend the proceedings of Parliament but cannot vote except, exception यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान से। The matters related to the impeachment of president, अगर प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का मैटर अगर आया हुआ हो लोकसभा या राज्यसभा में, क्या वहां पर वोट कर सकते हैं। मैटर्स रिलेटिंग टू इम्पीचमेंट ऑफ अ जज, किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए। मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई अगर मैटर आया हो तो क्या वहां पर एक्सेप्शन दिया गया है कि वो वोट कर सकते हैं। आपको एक बात क्लियरली बता दूं, बिल्कुल भी वोट नहीं कर सकते, बैठ के सुन सकते हैं आराम से, इत्मीनान से, ठीक है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर कोई भी कमिटी क्यों ना हो, चाहे वो स्टैंडिंग हो या एडहॉक हो, लेकिन वहां पर वोट हरगिज नहीं दे सकते। सिल्ली सा रीजन है, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और लोकसभा में कौन होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है वो अपॉइंटेड ऑफिशियल हैं। रिमेंबर दैट, डी इज द राइट आंसर। Who was Attorney General of India during emergency from 1975 to 1977? खासकर इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि यही वो टाइम फ्रेम था जब इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी। तो आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार को उस जमाने में किसने रिप्रेजेंट किया हुआ होगा। इज दैट इंदिरा जयसिंह, निरेंद्र दे, गुलाम वाहनवाती और सौरभ जी डी फाली। एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली निरेंद्र दे इज द राइट आंसर। सो बहुत ही जाने माने वरिष्ठ लॉयर थे और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं फ्रॉम नवंबर 1968 टू मार्च 1977। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में यही वो टाइम फ्रेम था ना जब इंडियन इमरजेंसी लगाई गई थी। फंडामेंटल राइट्स पर बहुत ही ज्यादा रोक यहाँ पर लगाया गया था। केशवनंदा भारती केस भी यहाँ पर 1973 में ही हमें देखने को मिलता है। सो नो डाउट ये सभी फेज जो है वो दरअसल निरेंद्र दे जी ने ही देखा हुआ है। सो अर्लियर वो सोलिसिटर जनरल रहे हैं। 1974 में पद्म विभूषण से भी उन्हें नवाजा गया है और बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह की चेयरमैन की तरह भी उन्होंने काम किया हुआ है। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इमरजेंसी लगाई हुई थी तब एक सवाल पूछा हुआ था कि इस प्रोसेस में इमरजेंसी वगैरह जो लगाई गई है, किसी की जान गई तो क्या। तो कहा जाता है कि इन रिस्पॉन्स निरेंद्र दे जी ने कहा हुआ था, अगर जान जाती तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज लॉ इज लॉ। यानी कि कुछ इस तरीके से स्टॉन्च वो फॉलोअर थे, बिलीवर थे, कि लॉ जब बना हुआ है तो नो डाउट रूल ऑफ लॉ ही हमें मेंटेन करना पड़ेगा। सो डी इज द राइट आंसर। Which article deals with the appointment of Attorney General of India? Article 76, 74, 78 या 79, Part 5 of Indian Constitution, Article 76 हमें प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। Who among the following cannot hold the office of Attorney General of India? कौन होल्ड नहीं कर सकता? Citizen of India, a person qualified to be appointed as a judge of Supreme Court, a person qualified to be appointed as Chief Justice of Supreme Court, or a member of Parliament. देखिए टेक्निकली ये दोनों सेम ही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनेंगे जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए हमें क्या कुछ चीज़ें चाहिए, किसी ना किसी हाई कोर्ट की तरह, हाई कोर्ट में आपको 5 साल एटलीस्ट एक जज की तरह काम करना पड़ेगा, या फिर एक या दो उससे ज़्यादा हाई कोर्ट्स में 10 साल कंटिन्यूसली आपको एक एडवोकेट की तरह काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप क्वालिफाई होते हो एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह अपॉइंट होने के लिए। एंड नो डाउट सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। सो वही अटॉर्नी जनरल के क्वालिफिकेशंस हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए होने चाहिए, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एलिजिबल टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। The Attorney General can take part in the proceedings of the Parliament, but he shall not be entitled to. पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में बैठ तो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? स्पीक, वोट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखिए स्पीक तो कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते, ये तो सिंपल सी चीज थी। हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? करंट अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के? इज दैट मुकुल रोहतगी, सोली सोराब जी, के वेणुगोपाल या वेंकट रमणी जी? एंड द करेक्ट आंसर इज आर वेंकट रमणी, ठीक है। और उनसे पहले के वेणुगोपाल जी जो थे वो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। अक्टूबर 1, 2022 को आर वेंकट रमणी जी को एक 3 साल का टर्म यहाँ पर दिया गया था। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन अपीयर बिफोर एनी कोर्ट इन इंडिया ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन इन्विटेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन, ओनली विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक बार जब आप अपने लीगल काउंसिल को अपॉइंट करते हैं
तो ये अब उसका डिस्क्रिशन है कि वो आपको बचाने के लिए किसी भी कोर्ट में जा सकता है, वो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी कोर्ट में जा सकता है, परमिशन यहाँ पर पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ही इज़ ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन कि वो किसी भी कोर्ट के आगे अपीयर हो सकते हैं जहाँ कहीं पर भी भारत सरकार के प्रोसीडिंग्स या फिर उस भारत सरकार के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रहे हों। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ, किसके मेंबर हैं वो? पार्लियामेंट के, लोकसभा या राज्यसभा, नन ऑफ द अबव। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोकसभा और राज्यसभा। वो बस बैठ सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, सुन सकते हैं, वोट भी नहीं दे सकते। सो डी इज द राइट आंसर। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट। देखिए, जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुश हैं, यानी कि इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जब तक उनसे खुश है, वो कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि करंट सरकार से, यानी कि उस जमाने में जो सरकार चल रही है, उनके आइडियोलॉजीज या उनके पॉलिसीज से कितने अलाइंड है वो पर्सन, उसी पर्सन को यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की तरह अपॉइंट करते हैं। अगर भारत सरकार को लग रहा है कि भाई अभी हमारे पॉलिसीज और आइडियोलॉजी के साथ ये अलाइंड बंदा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगे कि भाई वी आर नॉट डीमिंग हिम टू बी फिट, प्लीज रिमूव हिम। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्लेजर है, तब तक वो कंटिन्यू करते हैं। दरअसल ये चीज़ जो है वो इवन गवर्नर्स के लिए भी हमें देखने को मिलती है कि जब तक प्लेजर है तब तक गवर्नर्स कंटिन्यू करते हैं। द अटॉर्नी जनरल कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमॉन्ग पर्सन्स हु हैव बीन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और हैव बीन, यानी कि हमें पूछ रहा है कि क्वालिफिकेशन क्या है। एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, advocate of high court for at least 10 years, solicitors of high court for at least 5 years, advocate of supreme court for at least 5 years। हमने क्या कहा? हमने बताया कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरह अपॉइंट होने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशंस भी होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की मैं अगर बात करूँ तो आंसर यहाँ पर बी है कि एटलीस्ट 10 साल किसी न किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट की तरह उन्हें काम करना पड़ेगा। देखिए, आर्टिकल 124 की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तरह अपॉइंट करने के लिए क्वालिफिकेशन बताए गए हैं। सबसे पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, किसी भी एक हाई कोर्ट या एक या दो हाई कोर्ट्स में सक्सेसिवली 5 साल एज अ जज उन्होंने काम किया हुआ होगा। किसी भी हाईकोर्ट या एक या दो हाईकोर्ट्स में 5 साल एटलीस्ट, अगर नहीं तो एक या दो या फिर उससे ज़्यादा हाईकोर्ट्स में 10 साल एडवोकेट का काम उन्होंने किया होगा। ऐसे पर्सन्स को ही यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, या फिर एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब देखिए, ये बहुत ही रेयर केस है कि भाई किसी एक पर्सन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर करे कि भाई एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, एक ऐसा लीगल ना, एक वर्ल्ड का मसीहा है जो ना ही कभी हाई कोर्ट का जज बने, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बने, बस एक मैवरिक की तरह आप उन्हें देखें। ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत ही रेयर केसेस हैं। तो नो डाउट विल गो बाय द डेफिनेशन ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years एंड एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। Which of the following statement is true about the tenure of Attorney General of India? Attorney General holds office for a fixed term of 5 years. Attorney General holds office during the pleasure of President. Attorney General holds office for a fixed term of 6 years. Attorney General holds office for a fixed term of 4 years. And the correct answer is जब तक President of India का pleasure है वो कंटिन्यू करते ही रहेंगे। एक बार अलाइनमेंट खत्म हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें रिमूव कर सकते हैं। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इज दैट जी वाहनवती, अशोक देसाई, एमसी सेतलवाद या फिर सोली सोरभ जी? एंड द करेक्ट आंसर इज एमसी सेतलवाद, जो कि पहले अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। लगभग 13 साल उन्होंने यहाँ पर कार्यकाल किया हुआ है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज राइट टू वोट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, वोट इन मीटिंग्स ऑफ यूनियन कैबिनेट, वोट इन द मीटिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जहां कहीं पर भी वोट है उस वोट को मार दो। नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। जाके पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, यूनियन कैबिनेट में बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, कहीं पर भी वोट नहीं दे सकते। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वाला एमसीक्यू जो हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड बाय, इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? मैंने अभी तक आपके साथ वही डिस्कस किया हुआ था कि जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है वो कंटिन्यू करेंगे। सो नो डाउट यहाँ पर आंसर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा। सो टर्म और टेन्यूर उनका कितना होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि 6 years और 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, जैसा हमने सुप्रीम कोर्ट या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में देखा। ऐसा यहाँ पर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हु वाज द सेकंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट तो हमने देखा है एमसी सेतलवाद जी। इज दैट के प्रसारण, अशोक देसाई या सी के दाफत्री? एंड द करेक्ट आंसर इज चंदर किशन दाफत्री जी। ही वाज द सेकंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। The next important question is the Attorney General of India can hold office for a maximum age of 65 years, 70 years, 75 years या फिर no age limit। and the correct answer is ना ही कोई minimum age limit है और ना ही कोई maximum age limit है। बस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब तक प्लेजर है वहां तक उन्हें कंटिन्यू करवाते हैं, यानी कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज और आइडियोलॉजी से आप अलाइंड है आपको वहां पर रिक्रूटमेंट या फिर आपको वहां पर अपना टर्म देखने को मिलेगा। कोई भी मैक्सिमम एज यहाँ पर रिटायरमेंट की नहीं रखी हुई है। तो ये थी चंद इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज जो आपको जानने थे एज फार एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज कंसर्न। एंड आई होप कि आपके जो कुछ भी डाउट्स हैं वो सभी क्लैरिफाई हो चुके होंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।